आंखों का चश्मा चढ़ा सकते हैं। अक्सर हम हर बार जीवन का एक टाइम टेबल आप लोगों के सामने रखते हैं, और वही टाइम टेबल आज मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं, मगर जिस विषय को लेकर मैं आज आगे बढ़ रहा हूं, बदलते ऋतु का हम में हमारे शरीर पे होने वाला परिणाम और उसके लिए इलाज क्या हो, तो उस इलाज में टाइम टेबल आ जाएगा। इसलिए मैं उसमें समय व्यतीत नहीं करना चाहूंगा। इसके पूर्व हमने 2 क्लास में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, इसके ऊपर चर्चा की थी। हमने काफी विस्तार से डायबिटीज को समझने की कोशिश की और बड़े विस्तार से ब्लड प्रेशर क्या है इसको भी हमने समझने की कोशिश की है। आज हम ऐसा विषय लेके आगे बढ़ रहे हैं कि अक्सर लोगों को ऋतु को बड़ा डर लगता है। ऋतु का डर इसलिए भी लगता है कि बाहर अगर बारिश आ जाए तो सर्दी खांसी होना शुरू हो जाएगा। हालांकि हम बाहर कभी पानी में भीगे भी नहीं, मगर ये होगा। क्यों होता है और इसको कैसे टाला जाए, इसको भी हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। 2-3 बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। उसमें खास एक जो बात है वह है इम्यूनिटी। अक्सर इम्यूनिटी के संबंध में गलत फहमियां बहुत है। टीवी के ऊपर हम लोग देखते हैं कि भाई इम्यूनिटी के नाम के ऊपर गोलियां खिलाई जाती है ताकि इम्यूनिटी बूस्टअप हो, इम्यूनिटी बढ़े। ऐसा कुछ नहीं होता। अक्सर हमें इम्यूनिटी क्या है यह समझने के बाद ही इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए ये आसानी से समझेगा, और उसके ऊपर हम लोग पहल करेंगे। सो इम्यूनिटी, और उसके बाद में इम्यूनिटी बढ़ाने के हेतु हमें क्या क्या करना चाहिए ये हम लोग समझेंगे। अब मैंने मेडिकल डिक्शनरी का भी अध्ययन किया, उसमें भी उन्होंने संबंध में क्या लिखा है ये भी मैंने समझना चाहा। वह बात पहले मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस एक दो अलग अलग शब्द है। रेजिस्टेंस का मतलब विरोध, आने वाले चीज का विरोध करना, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे 230 वोल्ट जहां बह रहा है और आगे हमको 230 की जरूरत नहीं है, केवल 12 वोल्ट चाहिए है, तो एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बीच में हमने डाल दिया ताकि 230 आगे ना बढ़े, और उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसफार्मर डाल दिया ताकि वो 12 वोल्ट बन जाए। एक लोहा है, एक लकड़ी है। लोहे के एक सिरे में अगर इलेक्ट्रिक करंट जोड़ा जाए और दूसरे सिरे में हाथ लगाया जाए तो शॉक लगेगा। मगर एक लकड़ी आपने ली, उसके एक सिरे में आपने इलेक्ट्रिक वायर जोड़ दी और दूसरे सिरे में हाथ लगाया, शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि लकड़ी ये इलेक्ट्रिक का विरोधक है। वो इलेक्ट्रिसिटी को बहने नहीं देती, लोहा प्रवाहित करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब इम्यूनिटी क्या है कि थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। इम्यूनिटी का मैंने जो मेडिकल डिक्शनरी में शब्द, उसका मतलब जो समझा, बीइंग इम्यून टू, कोई चीज को मैं इम्यून हूं, इम्यून हूं, इसका मतलब यह होता है कि उसका मेरे ऊपर परिणाम नहीं होता है। इम्यून टू,
अभी जैसे एक उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति एक पैरालाइज्ड है, पैरालाइज्ड व्यक्ति के ऊपर कोई परिणाम नहीं होता। उदाहरण के लिए उसको अगर किसी ने झटका दिया गर्म चीज से, उसको महसूस ही नहीं होता। इट्स ए डेड कंडीशन, इसको हम डेड कंडीशन मानते हैं। अस्तित्व नहीं है उसका, उस सीन में जान नहीं है, ये पैरालाइज्ड कंडीशन। वो उसकी बॉडी रेजिस्ट करती है, कहने का मतलब वो एक्सेप्ट करती ही नहीं है। इम्यूनिटी वैसे नहीं है। इम्यूनिटी हर चीज को एक्सेप्ट करती है, मगर अगर हाई इम्यूनिटी है तो उसका परिणाम मुझ पर नहीं होगा। जैसे उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं हमेशा। आपके पास में दस्ती है, एकदम साफ सुथरी, इसका मतलब यह है कि उस दस्ती की इम्यूनिटी हाई है, उसके ऊपर कोई भी परिणाम नहीं हो सकता। मगर उस दस्ती के ऊपर आपने गुड़ का एक ढेला डाल दिया, क्या होगा? मराठी में हम मुंगड़ा बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं मालूम। वो फट से मुंगड़े जो हैं वो वहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको गुड़ चाहिए, उससे दस्ते से मतलब नहीं। एक चौराहा के ऊपर एक मकान से कचरा डाला जाता है, उसको देख के पड़ोस वाला और कचरा डालता है। ऐसे डालते डालते कचरा इकट्ठा होता है, सड़ता है, बदबू मारता है। और मैंने पहले भी कहा है कि एक कुदरती व्यवस्था है। कुदरती व्यवस्था क्या है? सफाई कर्मचारी ईश्वर भेजता है, कहने का मतलब उसमें कीड़े लगते हैं और कीड़े उस कचरे को खा जाते हैं। आपने कचरा नहीं उठाया तो भी कीड़े खा के उस जगह को साफ कर देंगे। अब उस जगह को अगर साफ कर दिया, कहने का मतलब यह है कि साफ सुथरी जगह के ऊपर कीड़ा नहीं लग सकता। हाईएस्ट इम्यूनिटी, साफ सुथरी दस्ती, साफ सुथरी जगह, वहां कीड़े लग नहीं सकते। हाईएस्ट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है, परिणाम को एक्सेप्ट किया जाता है, मगर शरीर इस कदर बनता है कि उस वातावरण का शरीर के ऊपर कोई भी असर ना हो। एक बच्चा घर के अंदर बैठा है, बाहर बारिश आ रही है और घर के अंदर चीखे दे रहा है, चीखे देता है। एक बच्चा बरसात में घूमता है, गर्मी के मौसम के बाद बरसात आती है, पानी में वो नहाता है। अगर चीखे आएंगे तो एक दो चीखे आएंगे, मगर उस पर कोई भी परिणाम नहीं होगा, ना बुखार आएगा, ना खांसी आएगी, ना कुछ। इसका मतलब उस बच्चे की इम्यूनिटी हाईएस्ट है। बरसात एक्सेप्ट कर ली उसने, पर परिणाम नहीं हुआ। हम हाथ में छाता लेके बरसात में जाते हैं। छाता क्या है? इट्स ओनली ए रेजिस्टेंस टू दैट। बरसात को हमारा छाता रेजिस्ट करता है ताकि हम ना भीगे। मगर जब जहां इम्यूनिटी लो है, वहां ऐसा व्यक्ति छाते में रहने के बावजूद भी या रेनकोट के अंदर रहने के बावजूद भी घर के आने के बाद चीखें देना शुरू करते हैं। इसका मतलब इम्यूनिटी लो है। ये तो एक सुपरफिशियल मैंने बताया। हमको हर लफ्ज का मतलब समझ में आना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या है? पहले जमाने में रेजिस्टेंस वर्ड इस्तेमाल करते थे। जैसे देवी की लस लगा दी और बॉडी का रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर डिसीज के संबंध में बढ़ा दिया, तो देवी के लस के कारण उस रोग के लिए बॉडी ने रेजिस्ट किया, दैट इज रेजिस्टेंस। हाई इम्यूनिटी नहीं, हाई इम्यूनिटी नहीं। मगर कोई व्यक्ति है, अभी एक डॉक्टर है, टीबी वार्ड में घूमता है, उसे टीबी नहीं होती, क्योंकि उसकी हाईएस्ट इम्यूनिटी है। मगर आज का डॉक्टर टीबी वार्ड में घूमने के लिए डरता है। मास्क पहनने के बावजूद भी
वो खांसी से बच नहीं पाता, इम्यूनिटी लो है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ के समझेंगे। अभी हमने देखा है कि 3 ऋतु होते हैं। एक बरसात होती है, एक ठंडी होती है, और एक गर्मी होती है। हालांकि ऋतु दो ही माने जाते हैं, ठंडी और गर्मी। मगर एक बरसात को हमने तीसरा ऋतु मान लिया। अब होता क्या है, हम गर्मी में खुद को बचा के जीते हैं, 2-3 महीना जो भी गर्मी होती है। उसके पश्चात बरसात शुरू होती है। अब होता क्या है कि गर्मी के मौसम में रहते हुए शरीर के ऊपर उस गर्मी का असर होता है, और वो असर महसूस कब होता है? जिस समय बरसात आती है, वातावरण में ठंडक आती है, मगर अंदर में गर्मी महसूस होने लगती है। अब महसूस क्यों गर्मी हो रही है? क्योंकि वातावरण ठंडा है, और जो भी गर्मी के मौसम में हमारे शरीर के ऊपर जो असर हुआ था, वह असर हमारे हर ऑर्गन में परिणाम करता है। और एक खास बात है, जो 3 ऋतु है, वो तीनों ऋतु में एक संधिकाल होता है। बरसात से ठंडी की तरफ हम जाते हैं, या अभी एक लेटेस्ट उदाहरण, यानी गर्मी से हम लोग बरसात में गए, एक संधिकाल हुआ। इस संधिकाल में एक खासियत है, शरीर अपने विकारों को बाहर फेंकता है। गर्मी में जो भी परिणाम हमारे शरीर ने झेले हैं, उस परिणाम से मुक्त होने के हेतु शरीर उन विकारों को, एक्यूमुलेटेड प्रॉब्लम्स को बाहर फेंकना शुरू कर देता है। वैसे ही बरसात के बाद ठंडक आती है। ठंडी मौसम, वो जो संधिकाल है, उसमें भी बरसात के समय एक्यूमुलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, टॉक्सिन्स है, वो ठंडी के पहले बाहर फेंक देगा। और उसके बाद में ठंडी से गर्मी। तो ये तीन जो संधिकाल है, इन तीनों संधिकाल में पिछले ऋतु का होने वाला परिणाम अगले ऋतु में बाहर फेंका जाता है। ये उसका मतलब है। अब होता क्या है, शरीर अलग अलग अंगों पे जो परिणाम हुआ है, उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है। जैसे इसके पहले मैंने 4 आउटलेट्स के संबंध में बात की। टट्टी का मार्ग, पेशाब का मार्ग, और स्किन, चमड़ी, जिसमें से टॉक्सिन बाहर फेंके जाते हैं। और चौथा है कफ। ये 4 आउटलेट से विकारों को बाहर फेंकने का रिवाज है, शरीर की वो घटना है। अब होता क्या है कि आउटलेट्स अगर चोकअप है, आउटलेट अगर चोकअप है, तो शरीर क्या करेगा? अलग मार्ग ढूंढेगा, या फोर्सली आउटलेट्स जो है बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। अब एक उदाहरण के तौर पे, बरसात शुरू होते बराबर, अभी तो हालांकि हमारे यहाँ तो अकोला में शायद 1 और 2 बार ही बरसात हुई है, वातावरण बरसात का है, और बरसात कुछ ज्यादा हुई नहीं है, मगर फिर भी परिणाम शुरू हो गए। अब परिणाम क्या है, मेरे यहाँ आने वाला जो पेशेंट होता है, वो स्वयं बताता है। पेट में मरोड़ आ रही है, भूख लगना कम हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हुई, पेट साफ नहीं होता है, कुछ लोगों को मैंने देखा है लूज मोशन लगे हैं, वगैरह वगैरह। कल भी मैंने रमेश दादा से कुछ बात की, मैंने कहा आपका जो तजुर्बा है, उस तजुर्बा के तहत मुझे आप बताइए, आपके भी प्रैक्टिस में जो भी रुग्ण आते हैं,
तो किस प्रकार के हैं, अब थोड़ा उसका भी बात, उन्होंने भी मुझे कुछ गाइडेंस दिया है। अब इसमें हम लोग एक समझने की खास कोशिश करेंगे। ये बातें तो होने वाली है, इसमें ना मैं छूटा ना आप छूटेंगे। 4 आउटलेट से विकारों को बाहर फेंकना है, और हमारी इम्यूनिटी, विकार बाहर फेंकने के बाद में इम्यूनिटी अब हो गई, दस्ती खराब हो गई है, साबुन से धो ली, सुखा ली, साफ सुथरी हो गई, हाईएस्ट इम्यूनिटी। वैसे ही हमारे शरीर को हमको साफ सुथरा करना है, हाईएस्ट इम्यूनिटी पाना है। सो हाईएस्ट इम्यूनिटी पाने का मतलब क्या होता है कि हमारे चारों भी आउटलेट्स परफेक्टली एक्टिव रहे, पेशाब खुलकर आए बगैर जलन के, पेट साफ हो बगैर मरोड़ के, स्किन में से पसीना आए बगैर बदबू के, बगैर चिकनाहट के, और कफ का जो प्रमाण है, भले सर्दी हो जाए कफ गाढ़ा ना हो। कफ अगर गाढ़ा हो गया तो सांस में तकलीफ हो, सांस फूलेगी। अब कफ गाढ़ा क्यों होता है? एक्यूमुलेशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड। कोई भी द्रव को अगर ज्यादा समय के लिए एक्यूमुलेट कर दिया गया, तो उसका पानी जो है, उसका जो द्रव है वो निकल जाता है और गाढ़ापन उसमें आ जाता है, और वही प्रक्रिया लंग्स में होती है। कफ गाढ़ा हो जाता है, अटक जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और फिर हम लोग बोलते हैं अस्थमेटिक प्रॉब्लम। और ये भी होता है बरसात में ज्यादा। जिन लोगों को अस्थमेटिक डिक्लेयर किया है उनको बरसात में बहुत तकलीफ होती है। हालांकि बरसात में घूमते नहीं है वो, ना बरसात में भीगते हैं, बरसात तो बाहर आती है, ये तो घर के अंदर रहते हैं। मगर वातावरण में ठंडक होने के नाते अंदर सिस्टम सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसका डाया कम हो जाता है, आकार कम हो जाता है, और उसके कारण कफ और सिस्टम का कॉन्ट्रैक्शन होना, उससे ऑक्सीजन जो इनहेलेशन है, ऑक्सीजन का आना जाना है, उसको पैसेज कम मिलता है और सांस फूल जाती है। अब ये चीजें अक्सर होती है। अब ये जो चीजें होती हैं, ये ना हो, या अगर हो गई है तो नेचुरल कोर्स में हम इससे मुक्ति पाएं, यह हमें सीखना है। अब मोटे मोटी बातें मैं थोड़ा सा कह दूंगा, ताकि मैं उन चीजों पे गौर कर पाऊं। अभी जैसे, अब परिणाम क्या क्या होते मैंने थोड़े समय बताया, और उसको मैं अभी थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। पेट की शिकायतें, मरोड़ आना, आंव होना, लूज मोशन होना, या पेट साफ ही ना होना, आंखों में लाली, अंगार होना, आंखें में खुपन, चुभने जैसे, आंखों से पानी आना, यह परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। अगर कफ का प्रमाण बढ़ गया तो कान के पर्दे के पीछे कफ के लेयर फॉर्मेशन होते हैं, सो कान बंद हो जाना, सुनाई कम देना। उसके बाद में कई बच्चों में, कई लोगों में टॉन्सिल्स का बढ़ना, खराश आना, कफ निकलने की कोशिश करता है। यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब में जलन, पेशाब का प्रमाण कम होना। उसके बाद में कई लोगों को स्किन में खुजली आती है, पसीने में बदबू आती है। और अभी कुछ बातें और मैं रिपीट करना चाहूंगा। अभी जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, गैस्ट्राइटिस यानी पेट के संबंध, वर्म्स की शिकायत, आर्थराइटिस वगैरह वगैरह, और सबसे आखिर में बुखार। अब ये जो परिणाम हमारे शरीर के हुए हैं, एक हमेशा याद रखिएगा, बदलते ऋतु में शरीर की खासियत है, वो विकारों को बाहर फेंकता है और नए ऋतु के लिए तैयार करता है। गर्मी का परिणाम हुआ, बरसात आई, सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और शरीर ने विकारों को बाहर फेंकना शुरू किया। 4 आउटलेट्स में अगर कोई आउटलेट चौकअप है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ ही नहीं हो रहा है, फिर क्या होगा? ऊपर से निकली तो सर्दी, नीचे से निकली तो आंव,
याद रखना, उसके इंग्रेडिएंट समान है। फैट और स्टार्च के माध्यम से कफ बनता है, फैट और स्टार्च के माध्यम से आंव बनती है। अब ये अगर प्रॉपर आउटलेट्स के माध्यम से ना निकले तो शरीर में उपद्रव पैदा करता है। अरे, अब ये उपद्रव पैदा करेगा तो उसकी अगर हम प्रिकॉशन लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि चार आउटलेट्स अगर प्रॉपर हैंडल किए जाए और उसमें से विकार अगर बाहर फेंके जाए तो हमारे हर ऑर्गन सुचारू रूप से काम करेगा, इफेक्टिवली काम करेगा, विथ हाईएस्ट इम्यूनिटी। ये हमको याद रखना है और यही आज के क्लास में हमें सीखना है। मैं 7:30 तक क्लास लेने वाला हूं क्योंकि मुझे शॉर्ट पीरियड में इतना एक्सप्लेन करना संभव नहीं हो पाएगा। अभी जो चीजें हम लोग रिपीट करते हैं हर बार, अब इसकी हम लोग शुरुआत करें। मैंने पहले भी इससे आप लोगों को बताया है कि बुखार आने का मतलब यह होता है कि बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री से जो बढ़ जाता है, तो इसका मतलब यह होता है कि शरीर के अंदर विकारों का जमावड़ा है, टॉक्सिन का प्रमाण बढ़ चुका है। उसको बर्न करने हेतु बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाता है। ये एक्सपर्ट का एक ओपिनियन उन्होंने दिया है। अब बुखार आने की भी कई वजह है। सर्दी खांसी से भी बुखार आता है। बुखार अक्सर जो कॉमन फीवर बोलते हैं हम लोग, एक सिंपल फीवर, वो 3 दिन का होता है। मैंने इसके पहले भी बोला, महिला की मासिक समस्या 3 दिन की, शरीर का बुखार 3 दिन का, सिंपल फीवर। और इसके पहले हमने बुखार के कई प्रकार के बुखार हमको देखे हैं, जैसे मलेरिया है, फ्लू है, टाइफाइड है। जिस बुखार में टेम्परेचर हायर जाता है, जो नियमित रूप से आता है, टाइफाइड, फ्लू, ये नियमित रूप से, और विशिष्ट टाइफाइड का तो समय भी फिक्स रहता है। टाइफाइड में हाईएस्ट टेम्परेचर है और गर्मी के बाद अक्सर वह पाया जाता है। अभी अलग अलग अंकों के माध्यम से जो भी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है, जैसे गले में टॉन्सिल्स की शिकायत, टॉन्सिलाइटिस, कहने का मतलब यहाँ सूजन आएगी, आइटिस, यहाँ सूजन आई है इसलिए टॉन्सिलाइटिस। घुटने में दर्द होता है, आर्थराइटिस, आइटिस का मतलब सूजन। अलग अलग अंगों के अनुसार रोगों के नाम दिए हैं, मगर मोटे तौर पे हम केवल एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी कॉजेस डिजीज, रोगों का मूल जो कारण है वो एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन है। नाम ये समझने हेतु है। मैंने कई टाइम भी आपको बोला था, ये एक देश पांडे है, कुलकर्णी है, उस व्यक्ति को समझने के लिए हम उसका नाम रखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं। तो रोगों के नाम अवयव के अनुसार रखे जाते हैं। अगर किसी ने कहा मुझे आर्थराइटिस हुआ तो समझना कि इसको घुटने की शिकायत है। किसी ने कहा कि मुझे टॉन्सिल्स की शिकायत हो रही, समझ जाना कि गले की शिकायत है। टॉन्सिल्स बोलने के बाद में पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है, ऐसा मतलब नहीं होता है। कहने का मतलब अवयवों के अनुसार नाम लिखे हैं, लक्षणों के अनुसार नाम बदलते हैं। बाकी उसका जो मूल है वो है टॉक्सिक, विकार, इम्प्योरिटीज। और इम्प्योरिटीज एक्यूमुलेशन ये पिछले सीजन का शरीर के होने ऊपर होने वाला परिणाम। अब हमें क्या करना? अब हम इलाज पे थोड़ा आ जाते हैं, क्योंकि इलाज थोड़ा विस्तार से मुझे बताना है। रोगों के गुणगान करने के जगह पे स्वास्थ्य के गुणगान करना मैं ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। विकास तो अपने जगह है। अब हमें क्या करना है? हमारे चारों भी आउटलेट सही ढंग से काम करें, इसकी हमें कोशिश करें। अब एक उदाहरण के तौर पे, पहले हम शौच यानी पेट साफ होना,
इसके ऊपर बात करेंगे। अभी दो प्रकार की अवस्थाएं हमको देखने को मिलती है। पहली एक अवस्था कॉन्स्टिपेशन, मलावरोध, पेट साफ ही नहीं होता है, पेट साफ होता नहीं। और दूसरी अवस्था, पेट इतना साफ होता है, इतना साफ होता है कि लैट्रिन और घर इसमें दौड़ते दौड़ते पेशेंट परेशान हो जाता है, लूज मोशन, डिसेंट्री। अब कॉन्स्टिपेशन जहां पर है, बात तो बड़ी सिंपल है, पेट साफ होना चाहिए। और उसके लिए मैंने इसके पहले आपको एनिमा का प्रावधान भी बताया था, एनिमा। अब मुझे पता नहीं है कि मैं एनिमा के ऊपर हर बार जिक्र करता हूं, कितने लोग उसको फॉलो करते हैं मुझे नहीं मालूम। मगर एक बात याद रखिएगा कि बाहर के कपड़े, बाहर से साबुन लगा के शरीर को साफ सुथरा रखना, ये एक प्रक्रिया है। साथ ही साथ जब तक आप अंदर सफाई नहीं करोगे, इम्यूनिटी हाई नहीं हो सकती। मैंने पहले ही बोला है, साफ सुथरी दस्ती हाईएस्ट इम्यूनिटी। वैसे शरीर को अंदर से आपको साफ सुथरा करना। तो पेट साफ जब नहीं होता है, आपको गुनगुने पानी का एनिमा लेना है और पेट को साफ करना है, ताकि कोलन क्लीन हो जाए। और मैंने इसके पहले भी आपको समझाया है, कोलन में 12 प्रकार के सॉल्ट एब्जॉर्ब होते हैं, और वो सॉल्ट शरीर के अलग अलग अंगों को सप्लाई होके उस अंग को स्वस्थ रखते हैं। तो इसलिए हमारा प्राइमरी जो हमारा अप्रोच है, वह है एनिमा लेके कोलन को क्लीन रखना, ताकि एब्सॉर्प्शन बढ़े, सही मात्रा में सॉल्ट मिले, और सॉल्ट मिलने के बाद में शरीर हमारा तंदुरुस्त बना रहे, हमारा हर अंग सुचारू रूप से काम करे, अंग हेल्दी बने, यह हमारा उद्देश्य। सो एनिमा इज ए मस्ट। अब यहाँ पे सॉल्ट जहां एब्जॉर्ब होते हैं, हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि जहां पे सॉल्ट की कमी हो गई, मार्केट में सॉल्ट अवेलेबल है, आप उस सॉल्ट को ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्ट इसमें, मानसून में सॉल्ट कौन कौन से चलते हैं? पहला एक सॉल्ट है नेट्रम सॉल्ट, जो मैंने कहा था कि बॉडी के वाटर लेवल मेंटेन। उसके आगे तीन सॉल्ट हैं जो बुखार के ऊपर हम परिणाम करते हैं, एपी, केएम, सीपी, सेरम फॉस, कालीमूर, कलकेरिया फॉस। तीन सॉल्ट हमने वो बताया आपको। सर्दी और खांसी अगर है तो नेट्रम सॉल्ट और एपी, केएम, सीपी, इसका हम लोग इस्तेमाल करें। अगर बॉडी में दर्द है तो मैकफॉस का इस्तेमाल करें। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, उसकी आप चिंता ना करें। जो भी मैं आज बात करूंगा उसको कोशिश करूंगा कि विस्तार पे से मैं व्हाट्सएप पे डाल दूं, ताकि आपका मानसून का समय या मानसून का कोई परिणाम बना हो और आप स्वस्थ बने रहें। उसके बाद में कुछ लोगों को नींद की शिकायत होती है, या कुछ लोगों को बार बार पेशाब लगती है, उसके लिए कालीफॉस ब्रेन टॉनिक है, इसका भी मैंने जिक्र किया था। तो कहने का मतलब ये, अगर तीन और एक चार और दो छह, अगर ये छह ही सॉल्ट, 12 में से केवल छह सॉल्ट अगर आपके पास घर में पड़े हैं, तो मेरा मानना है कि आपको मानसून बहुत सही ढंग से निकल जाए, कोई परवाह की बात नहीं। मगर एनिमा इज ए मस्ट। एनिमा आपको लेना है, किसी एक्सपर्ट से आप सलाह मशवरत करिए, उनका गाइडेंस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जीवन, हर व्यक्ति अपने जीवन के आखिरी क्षण तक विद्यार्थी अगर बना रहे, तो मेरा यह मानना है कि गुरु आपके अपने आप आपके पास पहुंचे। चाहत होनी चाहिए, जहां चाहत है वही राह है। तो याद रखिए कि आपको जो भी चाहिए, जो मार्गदर्शन चाहिए, उसको केवल ईश्वर से मांगिए और ईश्वर से पूरी व्यवस्था कर। अब दूसरी अवस्था, एक तो कॉन्स्टिपेशन, मलावरोध की अवस्था हो गई। अब दूसरी अवस्था कौन सी है? लूज मोशन, बार बार जाना, कई बार उसमें मरोड़ आती है जाने के पहले। अब ये भी अवस्था में एनिमा इज अ मस्ट। कैसे? भाई जहां मलावरोध है वह ऑर्गन फेल्योर है, ऑर्गन सही ढंग से काम नहीं करता है। एक तो एनस काम नहीं करेगा,
या मल प्रॉपर बना नहीं है, या मल हार्ड हो गया है, ये एक अवस्था हो। और दूसरी अवस्था हो गई लूज मोशन। रेक्टम में इतना मल पड़ा हुआ है कि वो निकल नहीं पा रहा, तो बॉडी ने क्या किया, अपने वाटर लेवल बढ़ा दिए, रेक्टम में फोर्सली वाटर को भेजा और लूज मोशन की शुरुआत हुई। अब मल एक्सेस है इसलिए बाहर आ रहा, और जहां मल ना रहे, बाहर कहां से आएगा, सवाल ही नहीं आता। तो इसके लिए भी एनिमा लेना आवश्यक है। साधे पानी का एनिमा अगर आप लेते हैं, तो जो सरप्लस टॉक्सिन या मल अंदर रेक्टम में पड़ा हुआ है, वो एक बार या दो बार एनिमा ले से फ्लश हो जाएगा, आपका रेक्टम खाली हो जाएगा, कोलन तक क्लींजिंग होगा, सफाई होगी, और आपके लूज मोशन बंद हो जाएगी। सो सिंपल। और अंदर में आंव पड़ी है जिससे मरोड़ आती है, वो आंव भी निकल जाएगी। मैं आंव निकालने के लिए या आंव ना रहे इसके लिए सादे पानी में नींबू निचोड़ने के लिए कहता हूं। जैसे एक बर्तन में चिकनाहट होती है, तो हम नींबू से उसको साफ करते हैं ताकि चिकनाहट निकल जाए। सो वैसे एक आधा नींबू का या पाव नींबू का रस पानी में डाल दे और उसका इनिमा चढ़ा ले, तो नींबू का असर यह होगा कि रेक्टम या कोलन तक जो पानी जाएगा, अंदर की चिकनाहट को निकाल देगा और लूज मोशन बंद हो जाएगा। अब अक्सर लोग डरते हैं, लोगों का ये मानना है कि भाई पहले तो इतने लूज मोशन रख ले, ऊपर से आप एनिमा लेने को कह रहे। एनीवा ये पेट साफ करने के लिए नहीं है, ये ऑर्गन साफ करने के लिए है। और ऑर्गन गंदा क्यों हुआ है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ टॉक्सिन्स। तो हमको ऑर्गन को साफ करने का करना है, इसका मतलब उस टॉक्सिन्स को वहां से हटाना है। भाई कहीं गंदगी है, हमारे गाड़ी का एक्सेलेटर नहीं घूम रहा है, हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे वहां कौन सा कोई मट्टी भरी है, कोई उसमें गंदगी लगी है, उसको हम साफ करेंगे, ब्रेक नहीं लगता है, हम पहले वो देखते हैं। कहने का मतलब मूवमेंट ऑफ योर ऑर्गन या मूवमेंट ऑफ योर मशीन के जो भी पार्ट्स है, मूवमेंट ऑफ योर पार्ट, उसको हम फ्री करते हैं। तो उसी प्रकार से आपको एनिमा लेके कोलन को, रेक्टम को साफ करना। सो ये एक मसला हल हो गया, हमारा एक आउटलेट ओपन हो गया, आउटलेट एक्टिव हो गया, गंदगी निकल गई, विथ हाईएस्ट इम्यूनिटी हम बरसात में आराम से जी सकते। नंबर 2, पेशाब। अक्सर मैंने देखा है कि यूरिन इन्फेक्शन, मैं अभी मेरे पास केसेस आ रहे हैं। अब यूरिन इन्फेक्शन की कई वजह, कोई डायबिटिक पेशेंट होता है, डायबिटिक पेशेंट की एक खासियत है, उसके बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाती, इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाती है कि थोड़ा भी अनसन खाना हुआ, या थोड़ा सा भी कहीं बाहर घूमना हुआ, या जो भी कुछ गलत उन्होंने एक्टिविटी की है, उससे तुरंत बॉडी जो है इन्फेक्टेड हो जाती है। अभी 2 दिन पहले की घटना है, एक उदाहरण के तौर पे, नॉलेज के तौर पे आपको बताना चाहूंगा। एक बुजुर्ग महिला, उनको सीवियर इन्फेक्शन, इतना इन्फेक्शन, इतना बर्निंग कि वो रोने लगी। मुझे उनके यहाँ से फोन आया, क्योंकि हमारे से हमसे काफी उम्र में बड़े हैं, तो याद रखिएगा, मैं बोलने में मुझे कुछ हिचकिचाहट हिचकिचाहट नहीं है। एक बर्बेरिस वल्गेरिस नाम का एक लिक्विड आता है, मदर टिंच, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आप चिंता ना करें। आप नोट कर पाए तो नोट करें, वरना मैं व्हाट्सएप पे सब डाल दूँ। चारों आउटलेट्स आपके हेल्दी कैसे रहे और आपका मानसून का समय बढ़िया कैसे बीते, ये हम देखेंगे। तो बर्बेरिस वल्गेरिस का लिक्विड और उसका वो एक पोटेंटाइज मेडिसिन मैंने जाके उनको दिया। आपको आश्चर्य होगा, विद इन 15 मिनट्स उस महिला को राहत मिली, अंगार खत्म हो गई, यूरिनेशन नॉर्मल होने लगा। और कल सुबह, यानी परसों रात की घटना है, कल सुबह मैंने फोन करके उनके पति से पूछा, उन्होंने हाथ जोड़ के धन्यवाद दिए कि आपके कारण हम लोगों को राहत मिली, वरना इतने रात में हमको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता। कहने का मतलब, अब ये तो एक लिक्विड मैंने आपको बताया जो मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। साथ ही साथ जब यूरिनेशन रेट कम होता है,
ये यूरिनेशन के साथ बर्निंग होता है या उसमें से पस सेल्स आते हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है। एक बड़ी आंत के ऊपर गीला टॉवेल रखिए, टॉवेल को ठंडे पानी से गीला करिए, पानी को निचोड़ दीजिए और गीला गीला टॉवल बड़े आंत के ऊपर रख दीजिए, एक 10 मिनट के लिए, दिन में 3 बार भी आप कर सकते हो। सो ये होगा कि गर्मी के मौसम के बाद जो हम बरसात में आए हैं, उसका जो गर्मी का शरीर के अंदर का परिणाम है, वो गर्मी वो टॉवेल खींच लेगी, ठंडक महसूस होगी, यूरिन खुल कर आएगी, इनफैक्ट बर्निंग कम होगा और आप कंफर्टेबल फील करेंगे। दूसरी बात, साथ ही साथ खाने में क्या लेना, साथ ही साथ नींबू शहद पानी, नींबू का बढ़िया शरबत लो, दिन में 2 बार लो, 3 बार लो। हाँ, कुछ लोग डरते हैं कि भाई मुझे सर्दी खांसी हो गई, कुछ नहीं होता। सर्दी खांसी होगी तो क्या निकलने वाला है? कफ निकलेगा, गंदगी निकलेगी, कोई हमारा हेमोग्लोबिन तो बाहर नहीं जा रहा है, खजाना तो बाहर नहीं जा रहा है। गंदगी निकालने का मतलब हमारे 4 आउटलेट्स हेल्दी होंगे। तो कोई डरने की बात नहीं, बढ़िया सर्द नींबू शरबत लीजिए, उसमें शहद डालिए, या कुछ लोगों को शक्कर पसंद है तो मामूली शक्कर नमक डाल सकते, तो जिससे पेशाब खुलकर आएगी, बर्निंग खत्म हो जाएगा। नींबू शरबत से ये जो मरोड़ पेट में आती है उसमें भी राहत मिलती है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों को मरोड़ आती है, आंखों की शिकायत होती है, उनके लिए भी मैं एक इलाज याद आया, मैं तुरंत बता देता हूं। जैसे आंखों की शिकायत है, पेट में मरोड़ आती है, लैट्रिन साफ नहीं होती मगर आंव निकलती, एक बढ़िया घरेलू इलाज मैं बताता हूँ, नुस्खा हमारी माता जी हमेशा बोलती थी, बड़ा सिंपल। घर में दूध आता है, चाहे गैया का रहे चाहे भैंस का रहे, कच्चा दूध, एक आधा कप कच्चा दूध लीजिए, आधा नींबू का रस कटोरी में निकाल लीजिए अलग से, उसके बीजे वगैरह हटा दीजिए, एक हाथ में आधा कप दूध, दूसरे हाथ में नींबू शरबत की कटोरी, उसमें डाल दीजिए दूध में और फट से निकल लीजिए, क्योंकि नींबू के रस से दूध फटता है, वो गाढ़ा हो जाता है, एक बार गाढ़ा हो जाए तो आप पी नहीं पाएंगे। और इसीलिए दोनों रेडी, जैसे रस डाल दिया और फटाक से निकल लिया, और केवल 3 दिन का, आपके मरोड़ कैसे भी रे खत्म हो जाएगी। मैंने कई लोगों को देखा है, कई जवान बच्चे मेरे यहाँ भी आते हैं, दवाइयां खाते हैं मगर मरोड़ जाती नहीं। ये सिंपल घरेलू इलाज, इससे कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, तो इससे 3 दिन में मरोड़ खत्म हो जाएगी। अब मरोड़ आने की वजह दो है, एक फैट और स्टार्च। स्टार्च काय में है? आलू, चावल और साबूदाना। अब इन दिनों में देखिए, चातुर्मास में कुछ बहुत सी पथ्य बताई हैं हमारे धर्मों में, कई कई बातें बताई, उपवास की पद्धति, ये वो क्यों बताई, कारण वही है कि बरसात में अक्सर ये सीजन में सिस्टम बड़ी कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ पद्धतियां अपनाई गई, खान पान में बदलाव, उपवास रखना वगैरह वगैरह। हम चातुर्मास भाई धार्मिक विधि अपनाने वालों के लिए है ये मानते हैं, ऐसा नहीं। ये हर इंसान के लिए एक लाजवाब अप्रोच है। उसके पीछे का अगर हम साइंस देखेंगे तो पता चलता है कि हमारे ऋषि मुनि कितने विद्वान थे। प्याज मत खाइए, लहसुन मत खाइए, क्योंकि बरसात में उसमें से फ्यूम्स निकलती है, प्याज में से लहसुन में से फ्यूम्स निकलती है, और वो जो फ्यूम्स है वो गैस्ट्रिक गैस फॉर्मेशन करती है सिस्टम में, और इसीलिए उन चीजों को नहीं खाया जाता। वो हालांकि जैसे मुझे महसूस होगा मैं व्हाट्सएप पे डाल ही दूंगा, ऐसी बात नहीं है। सो कहने का मतलब यह है कि कच्चा दूध और नींबू लेने से मरोड़ जाएगी, और मरोड़ एक बार गई तो बाकी शिकायत कम हो जाएगी। तो फैट और स्टार्च के ऊपर मैंने बात कर रहा था, तो स्टार्च में आलू का प्रमाण कम से कम, मैंने पहले भी बोला है कि आलू सप्ताह में 1 दिन बहुत हो गया। अगर आप आलू उबाल के अगर सब्जी बनाते हैं तो लाजवाब स्टार्च निकल जाएगा। चावल को कुकर लगाने के 1 घंटा पहले चावल को पानी में भिगो के रखें, उसको मसल के उसका स्टार्च निकाल दीजिए, बाद में कुकर लगाए। गेहूं में भी स्टार्च होता है,
सो फल के बनाइए, पराठे पूड़ी नहीं, कम से कम। कभी कभी ये होता है कि बाहर में बरसात होती है, घर के अंदर के लोग बोलते हैं कि भाई मौसम कितना बढ़िया है, भजिए खाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कहिए, मैं भी खाता हूँ, टालता नहीं मैं, मगर क्वांटिटी। मैं हर बार बोला हूं कि क्वांटिटी की तरफ ख्याल रखिए। कोई व्यक्ति अगर 10 भजिए खाता है तो आपको केवल 2 खाने हैं, उससे ज्यादा नहीं। खाइए ना, एंजॉय करिए, बढ़िया, कोई दिक्कत। स्वाद के लिए तो इंसान जीता है। तो जीवन में अगर मुंह में अगर स्वाद लगे तो खाने का मजा और है, और स्वाद ही खत्म हो जाए तो फिर मजा कहाँ। उस स्वाद को मेंटेन करिए टिल लास्ट मोमेंट, और उसके लिए ये जीवन पद्धति। आज मिल रहा है, खूब खा लिया, और ऐसा समय आएगा कि ना स्वाद लगे, ना हाजमा हो, ना पेट साफ हो। ऐसी अवस्था में कुछ साल अगर निकालने का मौका है तो वो जीने का कोई मतलब नहीं। हर ऑर्गन सुचारू रूप से काम करना चाहिए। तो चावल इस प्रकार से बनाइए, आलू कम से कम उबाल के सब्जी बनाए, लाजवाब, स्टार्च निकल जाएगा, तो स्टार्च फ्री हो गया। गेहूं में स्टार्च है, इसलिए ज्वार की रोटी। बाजरे की रोटी कुछ लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि गर्मी का परिणाम अभी भी है। सो बाजरे की रोटी थोड़ा लेट भी लिए तो भी चलता है। सो ज्वार की रोटी ज्यादा, और गेहूं का इस्तेमाल कम। अब कुछ लोगों का क्या रहता है कि भाई उनको चपाती ही बनाने में आसानी लगती है, तो मेरा ये मानना है कि आधी ज्वार के पाउडर और आधी गेहूं के पाउडर, आटा, तो ये इसको आधा आधा करके भी आप चपाती टाइप बना सकते हो, क्या दिक्कत है उसमें, कोई नुकसान नहीं। तो इस प्रकार से। और फैट यानी स्टार, तेल और घी, तेल का इस्तेमाल कम से कम। अब मान के चलिए कि बरसात में आपने भजिए खाए, क्वांटिटी कम करिए, और उसके बाद फलों का सेवन करें। तो वो जो तली हुई चीजें आपने जो खाई, जो चिकनाहट अंदर गई है, जो हाजमे के लिए बाधक है, आप फल खाएंगे तो हाजमा ठीक से चले। अब इन दिनों में फल कौन से हैं? अब केले तो अभी आना शुरू नहीं हुए, कुछ प्रमाण में आम अवेलेबल है, मगर वो भी साफ सुथरा देख कर लेना पड़ेगा। आलू बुखार अवेलेबल है, कुछ जगह जाम फल यानी जिसको अमरूद बोलते हैं वो अवेलेबल है। तो जो भी चीजें फल, और जहां तक साइट्रिक एसिड युक्त फल, जैसे नींबू साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड युक्त फलों का अगर हम सेवन करते हैं तो चिकनाहट दूर हो जाएगी, हाजमा ठीक चलेगा, और आपने चाहे भजिए खाए उसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं हो। सो आपको तेल तेल के इसमें तली हुई चीजें कम खानी है, और घी कम से कम लेना, कम से कम। हेल्दी सीजन कौन सा होता है? देवी के नवरात्रि के बाद हेल्दी सीजन होता है, ठंडी। ठंडे में खाइए ना बढ़िया, या घी खाइए, तेल खा, जो भी कुछ है वो उस समय। हेल्दी चीजें हमेशा हेल्दी एटमॉस्फेयर में सेवन करनी चाहिए। अनहेल्दी एटमॉस्फेयर में हल्का और पाचक, जो आसानी से हजम हो, ऐसे चीजों का सेवन करना चाहिए। सो बरसात में जो लेना है केवल हल्का फुल्का, जैसे दाल रोटी चावल, सब्जी में तेल मसाला कम से कम। सो हल्का भोजन बरसात के समय लेना चाहिए। ठीक है, तो ये खान पान में आपने परिवर्तन किया, पेट की शिकायत दूर हो गई। एडिमा आवश्यकता के अनुसार लिया, पेट साफ हो गया। सो पेशाब की शिकायत दूर हुई, पेट की शिकायत दूर हुई, 2 बातें हमने सीखी। अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। बुखार, बुखार के ऊपर हमको खास कर। अब इसमें बच्चों में भी बुखार आता है, बड़ों में भी बुखार आता है। बड़ों में यानी मिडिल एज में, और बुजुर्ग लोगों में, ये तीनों भी अवस्था में, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये तीनों अवस्थाओं में बुखार का प्रावधान है। नैसर्गिक व्यवस्था है, उसमें कोई बात नहीं, उसमें कोई गलत बात नहीं। बुखार आना बड़ी अच्छी चीज है। मैंने कई टाइम भी बोला था कि एक ऑथर ने बोला है, तुम मुझे टेम्परेचर दो, मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा। मैंने इसके पहले सिखाया हूं। जैसे सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वैसे डॉक्टर कहता है, अच्छा डॉक्टर है, वो कहता है तुम मुझे टेम्परेचर दो, मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा। कहने का मतलब ये चीजें हमें याद रखनी है। अब टेम्परेचर आया, टेम्परेचर आया, कोई डरने की बात नहीं है। तुरंत आप गोली खा लोगे
सो गर्मी के मौसम का परिणाम को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे ठंडी के मौसम में, तो आपका जो हेल्दी सीजन है वो खत्म हो जाएगा। हेल्दी सीजन में अनहेल्दी बने रहो। सो बेहतर है कि गर्मी के मौसम का परिणाम हटाने हेतु आपको शरीर के अंदर की गर्मी को निकालना है। पहला हमने एनिमा लेके गंदगी को हटाया, दूसरा ठंडे पानी की पट्टी लगा के हमने गर्मी को निकाल दिया। अभी बॉडी टेम्परेचर पे आते हैं, स्किन बॉडी टेम्परेचर पे हमने, मैंने गए टाइम भी बोला था, एक एक्सपर्ट ने बताया है कि 4 आउटलेट में से बॉडी के इम्प्योरिटीज बाहर फेंके जाती हैं। 4 आउटलेट्स, इसमें मैक्सिमम आउटलेट कौन सा इफेक्टिव है, दैट इज स्किन। शरीर की टोटल गंदगी से 1/3 गंदगी केवल चमड़ी से बाहर फेंके जाती है, और बाकी जो 2/3 है वो बाकी 3 आउटलेट से। कहने का मतलब यह है कि 1/3 इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए आपको स्किन के तरफ कितना ख्याल रखना है, ये याद रखें। बढ़िया साबुन लगाने से कुछ नहीं होगा। जब भी आपको बुखार आता है, अब उसमें 2 अवस्था है। एक मेरे जैसा व्यक्ति सीधा बाथरूम में जाएगा, ठंडी लग रही है, गुनगुने पानी से बढ़िया नहा लूंगा। अब छोटा बच्चा है, हम डरते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम बच्चे को स्पंजिंग तो आप कर सकते हो। सादे पानी ले लो, या अगर ठंडी लगती है तो गुनगुना पानी ले लो, उसमें हैंड टॉवेल बुड़ाओ, 2 बर्तन लो, एक अच्छा पानी और एक जो बार बार इस्तेमाल कर रहे वो, और उसको पूरा स्पंजिंग करो टॉप टू बॉटम, सर से हाथों के तलवे, पैरों के तलवे, पेट, पीठ, फ्रंट बैक सब, उसको मस्त रगड़ो। और रगड़ने से क्या होगा कि स्किन के पोर्स ओपन हो गए और उसके अंदर से टॉक्सिन बाहर फेंके जाएंगे। टेम्परेचर डाउन। आपको केवल 3 दिन करना है, सिंपल फीवर केवल 3 दिन का, ठीक। ये इलाज करना है। बड़े भी कर सकते हैं, बड़े तो नहाकर कर सकते हैं। और मैंने एक तुरई का एग्जाम्पल दिया था, सूखी तुरई, गिल का मराठी में बोलते, बीजे हटा दो, छिलके हटा दो, पानी में डालोगे स्पंज होगा। सो गुनगुने पानी में आपने डाला और नहाते समय बढ़िया रगड़ के आप नहा लिए, स्किन के पोर्स ओपन हो गए, टॉक्सिन बाहर फेंके जाएंगे, ठीक। टेम्परेचर डाउन, 3 दिन करना है। अब बच्चों के लिए, या कोई अगर डरता है बाथरूम में जाने, नहाने से डरता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ा भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं, स्पंजिंग तो कर ही सकते हैं, कोई भी स्पंजिंग कर ले। जो बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, दवाई खाने की जरूरत नहीं। सुबह आपने एनिमा ले लिया, स्पंजिंग कर लिया, ठंडे पानी की पट्टी पेट पे रख ली, तीनों आउटलेट बढ़िया काम करने लगे, टॉक्सिन बाहर फेंके गए। अब टॉक्सिन अंदर ना रहे तो क्रॉनिक कहां से होंगे। मैंने कहा ना, जहां बहाव है वहां द्रव है, और जहां बहाव रुक गया वह सॉलिडिफिकेशन होता है, गाढ़ा होता है। कब गाढ़ा हो जाता है, तो बहने दो, बहने वाली चीज को बहने दो। तो ये 3 चीजें आपने की, टॉक्सिन बाहर फेंकी, ठीक। अब इसमें खाना क्या चाहिए। खाने में दाल, रोटी, चावल छोड़ के आप खा सकते। अब सवाल ये आएगा कि हम खाना खाना तो हमारा यही है, दाल, रोटी, चावल, तो क्या खाएं। खाने में क्या खाना चाहिए ये भी मैं बता दूं। अगर आपको या बच्चों को सर्दी खांसी नहीं है तो बढ़िया एक शरबत बना लो, भले उसमें नींबू कम से कम डालो, शहद थोड़ा डाला, ज्यादा डालो या शक्कर डालो, पिला दो। थोड़ा नमक डाल दो, नमक का घोल, डॉक्टर बोलते हैं नमक का घोल, 1 गिलास पिला दो बढ़िया। पेशाब भी खुलकर आएगी, पेट भी साफ सुथरा बना रहेगा, ये आप ले सकते हो। अब खाने में परिवर्तन क्या करें, दाल, रोटी, चावल कम से कम, अगर बच्चे नहीं मानते ओके, कोई दिक्कत नहीं, खाना कम से कम, और फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा फल, अनाज कम। मैंने 5 उंगलियों का तक्का बताया था, आपको याद होगा। तो 5 उंगलियों का तख्ता बड़ा इफेक्टिव है बरसात में, हालांकि हर मौसम का इलाज है। 5 उंगली में क्या है, अंगूठा आकाश तत्व, 12 बजे तक कुछ नहीं, जिनकी उम्र 25 से ऊपर है। दूसरी 2 उंगलियां दोपहर का खाना,
पहले उंगली में पत्ते हैं, वायु तत्व। दूसरी उंगली में पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, मौसमी फल। ये दोपहर का खाना हुआ। और शाम का खाना, जल तत्व यानी सब्जी, पृथ्वी तत्व यानी अनाज। ये शाम का खाना हुआ। सुबह 12 बजे तक कुछ नहीं, दोपहर में पत्ते, कहने का मतलब सलाद, फल। और शाम को सब्जी ज्यादा, रोटी कम। दोपहर में फल ज्यादा, पत्ते कम। कहने का मतलब तप सेवा सुमिरन का जो मैंने जिक्र हर बार करता हूं, तो ये बरसात आते ही तप को सुचारू रूप से लागू करिएगा। ये टाइम टेबल भले ही 25 से ऊपर जो लोगों की उम्र है उनके लिए है, मगर सीजनल को जो टाइम टेबल है ये हर एक को लागू है। जहां तक कोशिश करिए बच्चों के लिए 10 बजे तक कम से कम उनको भूखा रखिए। और मैंने कहा कि जब खाना पेट में जाता है तो शरीर का पोषण होता है। और जब खा उपवास पे हम लोग आते हैं तो विकार बाहर फेंके जाते हैं। तो एट ए टाइम एक ही काम, पोषण होगा या एलिमिनेशन होगा, दो में से एक चुनना है। और बरसात के मौसम में एलिमिनेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, ताकि एक लंबे पीरियड का कोई भी बीमारी लंबे पीरियड की आपको नहीं होगी, आपका शरीर तंदुरुस्त बना रहेगा। तो आपको ये चीजें करनी है। तो बुखार आता है तो बढ़िया स्पंजिंग करिए। जो बड़े हैं, गुनगुने पानी में चाहो तो नमक डालो, ना डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें चाहो तो थोड़ा सा एक पाव या आधा नींबू निचोड़िए और बढ़िया रगड़ के नहाइएगा। स्किन के पोर्स ओपन हो जाएंगे, टॉक्सिन बाहर। ठीक। तो ये एक बात बताई मैंने। और बुखार में भी वही आपको 5 जो सॉल्ट मैंने बताए थे। सर्दी खांसी है तो नेट्रम सॉल्ट, बुखार अगर है तो एपी के एम सी की, फेरमफॉस, कालीमूर, कलकेरिया फॉस। बॉडी में पेन्स है तो मैकफॉस। और साथ में अगर आप कालीफॉस जोड़िए तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रेन टॉनिक है, मेमोरी बनी रहेगी। तो ये 3 और 3 6 सॉल्ट मैंने जैसे जिक्र किया, इन 6 सॉल्ट भी अगर घर में रहें तो आपका मानसून का पीरियड बहुत ही अच्छा जाएगा, हेल्दी बना रहेगा। और पावर हमको उसको 6x इस्तेमाल करनी है। 6x काफी हो गई। बड़े अगर लेते हैं तो दिन में 3 बार लेना है, दो दो या चार चार गोलियां। अगर छोटे बच्चों को देते तो आप 2 बार जरूर दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये बुखार, अब बुखार कई कई प्रकार के हैं। मलेरिया है, मैंने कहा था कि एक दिन आड़ आने वाला बुखार। फ्लू अगर है तो बॉडी पेन्स रहते हैं और टेम्परेचर 7 दिन बना रहता है, मगर धीरे धीरे कम होता है। सिंपल फीवर 3 दिन का, उसमें कोई ज्यादा डरने की बात नहीं। और टाइफाइड अगर है तो 11 दिन का, 21 दिन का और 41 यानी 40 दिन का, ऐसे टाइफाइड के लक्षण होते हैं। कोशिश अगर हम करें, मान के चलिए किसी को टाइफाइड हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि इवन 11 दिन भी वो नहीं लेगा, या 14 दिन जो बोला जाता है, 14 दिन भी वो नहीं लेगा। हो सकता है कि 7 दिन में भी मुक्त हो सकता है। क्योंकि टाइफाइड को जो ऑब्जर्व किया गया है उसका ये ड्यूरेशन है, 14 दिन, 21 दिन, 41 दिन वगैरह। मगर अगर टॉक्सिन को अगर हम आसानी से निकाल पाए तो हो सकता है कि हम टाइफाइड से भी जल्दी मुक्त हो जाए। तो इस प्रकार से आपको बुखार के तरफ देखना है और पहल करनी है। तो टाइफाइड भी अगर हुआ है तो भी ये जो मैंने सॉल्ट बताए, यही सॉल्ट काम में आएंगे। टाइफाइड भी छूटेगा, सिंपल फीवर भी छूटेगा, मलेरिया भी छूटेगा, फ्लू भी छूटेगा। ठीक है। तो ये फीवर, हम फीवर के थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। कफ, लंग्स के माध्यम से जो भी एक्यूमुलेशन ऑफ कफ है जो निकलता है, उसको भी हमको समय देना आवश्यक। जब हम पेट में कुछ नहीं डालते हैं तो कफ निकलना शुरू होता है। अब मान के चलिए सर्दी हुई, सर्दी हुई, कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं, कफ निकलेगा निकलेगा। 3 दिन का कफ रहता है, सर्दी खांसी 3 दिन। खांसी हुई है, सो खांसी हुई है तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ, गुनगुने पानी में नमक और हल्दी डाल के गरारे करिए। नंबर 1, गरारे सुबह और शाम किए जा सकते। नंबर 2,
शाम को सोने के पहले या थोड़ा ठंडा मौसम रहता है उस समय स्टीम आप ले सकते हो। स्टीम कैसे? एक बर्तन में पानी उबाला, उसके अंदर थोड़ा अदरक होता है, मराठी में आलं बोलते हैं, उसको थोड़ा किस करिए और वो उबले पानी में डाल दीजिए। ऊपर से एक टॉवेल ले लीजिए और स्टीम को, आंखें बंद रखिए, नाक से और मुंह से उस स्टीम को आपको लेना। अदरक के स्टीम का एक खास फायदा है, उसमें कोई विक्स डालने की जरूरत नहीं। अगर बाई चांस आपने हल्दी डाले, हल्दी का स्टीम लिया तो कोई दिक्कत, मगर मेरा ये मानना है कि शुरू में अदरक का स्टीम लेने से फायदा ये होता है कि अंदर जो गर्मी पैदा होती है उससे कफ पतला होता है, सो नाक बह के कफ निकल जाए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। कुछ लोगों का अदरक अगर सूट नहीं होता तो हल्दी डाल के कर सकते, मगर विक्स डालिए। वो इसलिए क्योंकि सिस्टम को विक्स चॉकअप कर देता है, सो कफ निकलेगा नहीं। हमारा उद्देश्य है एलिमिनेशन, एक्यूमुलेशन नहीं। एक्यूमुलेट तो हमने कर ही लिया, गर्मी के मौसम में जो भी टॉक्सिन को एक्यूमुलेट किया वही तो सफर करो। तो अब एलिमिनेशन को स्टार्ट करना। तो एलिमिनेशन तभी सही ढंग से होता है जब पेट में आपने कुछ नहीं डाला। सो फास्टिंग क्योर्स एवरीथिंग। मैंने जैसे कहा, उपवास के माध्यम से दुनिया का हर रोग का इलाज होता है। फास्टिंग कैन क्योर एनी डिसीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि एलिमिनेशन है, एक्यूमुलेशन तो है नहीं। एलिमिनेशन होगा विथ हाईएस्ट इम्यूनिटी, 10 से साफ सुथरी हो गई, कीड़ा कहां से लगे? गुड़ डाला तो मूंगड़ा, और शक्कर डाली तो काली चीटे, और गर्मी के मौसम में लाल चीटे आती है क्योंकि वो गर्मी के मौसम में ठंडक को ढूंढती है। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से गंदगी हो उस प्रकार के कीटाणु वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो कुदरत के सफाई कर्मचारी है, कुदरत की व्यवस्था। इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई हम आंखें बंद करके कुछ सफाई कर्मचारियों को काम करने दे। उस गंदगी को हटा दो, सफाई कर्मचारी दूसरी जगह चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। सो इस प्रकार से आपको करना है। कफ के बारे में मैंने बोला, कफ निकल जाए आपको अच्छा लगेगा और सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये चारे आउटलेट्स को आपको हेल्दी बना के रखना, ठीक है। अभी इन दिनों में अक्सर जूसी चीजें अगर आप लेते हैं, इन चीजों सीजन में अगर आप जूसी चीजें लेते हैं तो हाजमे के ऊपर का असर कम हो जाएगा। तो हाजमे के ऊपर का असर कम होगा, सो सिस्टम सही ढंग से काम करेंगे, ये बात याद रखिएगा। अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारी इम्यूनिटी को अप करना है। अब टीवी के ऊपर तो गोली खिला के इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, मैं आपको पत्तों का रस पिलाकर इम्यूनिटी का आपको अप करूंगा। अब इन दिनों में पेड़ों पे हरे पत्ते आ गए। मैंने गए टाइम भी बोला था कि पत्तों का रस आपको लेना है। अब कौन से पत्ते? 3 पत्ते भगवान के, शंकर जी की बेलपत्री, तुलसी और गणेश जी के दुर्वा। 3 पत्ते भगवान के, 3 पत्ते सब्जी में। कौन से? कड़ी पत्ता, पुदीना और धनिया यानी सांबर। 6 हो गए। अगले 3 जिनको डायबिटीज है, सीताफल के पत्ते। अगर डायबिटीज नहीं है तो मूंगना के पत्ते यानी शेवगा जिसको मराठी में बोलते हैं, थोड़ा एलोवेरा का रस और आंवले के पत्ते। अभी आंवले का पेड़ भी हरा कच्च हो गया, बेलपत्री भी एकदम हरी हो गई, सब पत्ते मौजूद है। और ये पेड़ ऐसे हैं, ये पत्ते ऐसे हैं जिनमें कीड़ा कभी नहीं लगता। बेल को कीड़ा नहीं लगेगा, मूंगना के पत्तों को भी कीड़ा नहीं, ये कीड़ा न लगने वाले पौधे हैं, इसमें सेवन करने में कोई दिक्कत नहीं। 3 से 5 पत्ते हर चीज के लेके पानी से धो लीजिए, मिक्सी में डालिए, 1 गिलास पानी डाल दीजिए और रस निकाल के, एक 5-5 पत्ते लेते हैं तो 1.5 से 2 गिलास जूस बन जाता है। उसमें थोड़ा सेंधा नमक, गुड़ और नींबू डालिए। कुछ लोगों को नींबू सूट नहीं होता तो सेंधा नमक और गुड़ डालिए। एक आधा या पाउन ग्लास, बच्चों को आधा ग्लास दिया तो भी चलेगा, बड़े पाउन ग्लास 1 गिलास ले सकते हैं। स्वादिष्ट बनाइए, उसमें कभी सेंधा नमक,
कभी चाट मसाला, कभी कुछ भी डाल दीजिए। महिलाएं बढ़िया स्वादिष्ट बना सकते हैं, स्वादिष्ट बनाइए और इसका सेवन रोजाना करिए, 1 महीना। अब जब जब के बारिश आएगी और कोई आपको लगा कि नहीं नहीं भाई वो आज तो हमको भजिया खाना है, पत्तों का रस डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पत्तों का रस लेने से फायदा क्या है, ये याद रखिएगा। पत्तों के रसों में अ, जो गुणधर्म है वो इम्यूनिटी को हाई करते हैं। उसमें जो हरियाली है, वो जो हरा रंग है, वो हरे रंग से, कहने का मतलब उस गुण से बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ता है, बॉडी इन्फेक्शन से फ्री रहती है। क्लोरोफिल नाम का द्रव्य हरे पत्तों में रहता है, क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे बने रहते हैं और उसके कारण शरीर में रेजिस्टेंस पैदा होता है, इम्यूनिटी हाई होती है। और कोई भी, जैसे यूरिन इन्फेक्शन हुआ, पेट का इन्फेक्शन हुआ, आंखों का इन्फेक्शन हुआ, बुखार आया, जो भी होता है, हर चीज के लिए हरे पत्तों का रस लाजवाब। 12 अक्षर में जाएंगे तो FPKMCP3, ये चीजें अगर आप याद रखें, 12 बजे तक कुछ नहीं, दोपहर में कच्चा खाना, रात में एक समय का, हाई विथ हाईएस्ट इम्यूनिटी, आप जीवन का आनंद लुटेंगे। तो ये पत्तों का रस आपको लेना। हालांकि मैंने गए टाइम लोगों को बोला था कि भाई जिनको डायबिटीज है, करेला, टमाटर, खीरा का रस। अभी हम रोग पे बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए उस चीज को भूल जाइए। हम रोग पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी अपग्रेडेशन। इम्यूनिटी अपग्रेडेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा के शरीर को साफ सुथरा रखने की हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए रोजाना सुबह एक फाइनल टाइम टेबल अब बता देता हूं, इन दिनों में हमें क्या करना है। जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 25 से ऊपर हो गई है, 12 बजे तक कुछ नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो सप्ताह में 2 दिन, हर 3 दिन के बाद एक बार का एनएम। 12 बजे तक कुछ ना खाएं, भले आप नींबू शरबत ले सकते हो, नींबू शहद पानी। अगर एसिडिटी की शिकायत हो, राजगिरा के 2 लड्डू खा सकते हो। उसके बाद में कोशिश करें, अगर नींबू शरबत आपको नहीं लेना है तो पत्तों का रस बढ़िया बनाइए, पत्तों का रस बढ़ाइए, बढ़िया बनाइएगा। 1 गिलास पत्तों का रस ले लीजिए और उसके बाद में आप दोपहर तक कुछ न खाएं। दोपहर में जो भी खाना है, अंकुरित अनाज, फल, सलाद, ये ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको टिफिन में भी ऑफिस में लेके जाना है तो फल सलाद ज्यादा ले लीजिए, सब्जी रोटी कम से कम। सब्जी में तेल का प्रमाण निगलीजिएगा, नहीं के बराबर। फल के कम से कम, सब्जी भले थोड़ी ज्यादा, सलाद ज्यादा, और थोड़ा अंकुरित अनाज, एक मुट्ठी भी लेके गए तो काफी हो गया। सो ये दोपहर का खाना, जो लोग अगर टाल सकते हैं खाने को, तो फल, सलाद और अंकुरित अनाज, ये दोपहर का खाना बने। जैसे सुबह पत्तों का रस मैंने बोला, वैसे सब्जियों का सूप भी बनाया जाता है, जिसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। वातावरण में ठंडक है तो गुनगुना सूप लेने में आनंद आएगा। मैं कोशिश करूंगा अगली बार सूप की विधि विस्तार से बताऊंगा, अभी थोड़ी मोटी मोटी बातें बता देता हूं। लौकी, कद्दू और पालक। लौकी यानी दूधी भोपड़ा, कद्दू यानी भोपड़ा, लाल भोपड़ा, और पालक, ये 3 चीजें प्रमाण में लीजिए। धोकर उसके टुकड़े बनाइए, उसको कुकर में 1 या 2 सीटी तक पकाइए, निकाल के उसको ठंडा करिएगा। थोड़ा पानी ज्यादा भी रहा तो चलता है, मिक्सी में डालिए ठंडा होने के बाद में, उसका उसकी पेस्ट बना लीजिए। और थोड़ा ज्यादा पानी लेके, मान के चलिए कि आपको 4 गिलास बनाना है और पेस्ट आपकी बन गई है 1 या 1.5 गिलास, तो 2-2.5 गिलास पानी में उसको डाल दीजिए, बगौर दीजिए। अच्छा घी और जीरा, उसको बगौर दीजिएगा। उसमें फिर सेंधा नमक, गुड़, उसमें उसके बाद में कड़ी पत्ता, पुदीना और धनिया, इसकी अलग से पेस्ट बनाइए, उसमें उसको डाल दीजिए और गुनगुना सूप
जो पकाई हुई चीज है उसको हम लोग सूप बोलते हैं, जो ठंडा रहता है उसको जूस बोलते हैं। जूस ये उन पत्तों का ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट है, और सूप इंसान ने उबाली हुई चीज है। तो ठंडी के मौसम में गुनगुना सूप लेने में आनंद आता है। सो दोपहर के वक्त जो घर में रहते हैं वो गुनगुना सूप भी ले सकते हैं। मेरे ऐसे भी मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं जो थर्मास के अंदर सूप को भर के ऑफिस में भी लेते हैं, और लोगों को भी उसका आनंद देते हैं। ऐसे हम लोगों ने प्रयोग किए कि कुछ कुछ ऑफिस में एंटायर चेंज करवा दिया। अब 10 लोगों का ग्रुप है, 10 लोगों ने दोपहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया। पैसे इकट्ठा करते, बंबई के लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, फल मंगवाते हैं, और 2-3 लोग उसको काट के और सब लोग फल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे भी लोगों ने आदत डाली। तो कहने का मतलब यह है कि दोपहर में कच्चा और रात में पकाया। शाम को 4-5 बजे अगर आपको भूख लगती है तो हल्का नाश्ता आप कर सकते हो। कभी कभी तली हुई चीजें खाने का मजा आता है, कोई बात नहीं। एक सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन बहुत हो गया, ज्यादा नहीं। मगर नाश्ता करना है तो लाही का चिवड़ा, जैसे मुरमुरे हो गए, ज्वार की लाही, मक्के की लाही, धान की लाही, उसको बढ़िया भगोर के चिवड़ा टाइप बना लीजिए और थोड़ा खा लीजिएगा, पानी पी लीजिए बस। उसके बाद में रात्रि में एक समय का भोजन, पक्का भोजन, दाल रोटी चावल सब्जी चटनी, जो भी चीज लेंगे कोशिश करिए इन दिनों में। अभी एक आध महीना तो भले आप प्याज खा सकते हैं, लहसुन खा सकते हो, मगर 1 महीने के बाद जो चातुर्मास हम लोग बोलते हैं, चातुर्मास की जब शुरुआत हो गई तो मेरा ये मानना है कि प्याज खाना बंद कर दीजिए। उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है। जो लहसुन और प्याज 4 महीने अगर हम ना खाएं तो बेहतर होगा। बॉडी हेल्दी बनी रहेगी, गैसेस की शिकायत नहीं रहेगी। तो ये मैंने रोजमर्रा की जिंदगी का एक टाइम टेबल आपको बनाया है, बता दिया। आप ईमानदारी से जितना फॉलो करें उतना फायदेमंद रहेगा। और एक जाते जाते एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूं, जिसके साथ ईश्वर है, जिन पांडवों के साथ कृष्ण भगवान है, कौरव उनको हरा नहीं सकते। वैसे ही ईश्वर का सहारा लीजिए। मैंने आपको बोला था तप के बारे में तो बात हो गई, सेवा के बारे में भी बात करना चाहूंगा। भगवान का एक डिब्बा हमारे मंदिर में रहे। अगर जीवन में कोई भी समस्या आती है, बुखार आता है, बच्चा बीमार होता है, कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, भगवान के डिब्बे में 21 51 101 रुपए डाल दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए। मैं प्रयोग हमेशा करता हूँ और सक्सेसफुल रिजल्ट। तो भगवान का डिब्बे का सहारा लीजिए। 24 घंटे में 1 घंटा निःशुल्क सेवा करिए। टीचर है, 10 में से 1 विद्यार्थी फ्री, डॉक्टर है, 10 में से 1 पेशेंट को फ्री ट्रीट करिएगा। और तीसरा, मेडिटेशन, ध्यान। 1 घंटा 20-20 मिनट 3 बार हमको ध्यान करना है, भगवान से नाता जोड़ना है। मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हो, खुद को भगवान को समर्पित करिएगा, उससे नाता जुड़िए, चार्ज हो जाओगे और जीवन बड़ा सुचारू रूप से चलेगा। और सबसे आखिरी में, सर्वे सुखिनः सन्तु, कहने का मतलब सभी लोगों को जीवन में आनंद आए, वो सुखी संपन्न हो। इसी कामना के साथ मैं अपने लफ्ज को विराम देता हूँ। हरिओम।